Hello friends, I welcome you all on the platform of अरोड़ा आईएएस। तो फ्रेंड्स, आज से इस अरोड़ा आईएएस के चैनल पे आज हम एक और नए इनिशिएटिव को शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे हम जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है इंडियन पॉलिटी की 6th एडिशन वाली, उसको हम चैप्टर वाइज चैप्टर, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज होगी, ये उन भाई बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो उनके जिनके पास समय नहीं होता है कि वो जो हैं इस बुक को थोरोली काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो मान लीजिए कि जैसे कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कोई काम, अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर को लगा के अपने काम को भी कर सकते हैं। तो जिससे कि आप इस बुक को ख़त्म भी कर लेंगे, अपना काम भी कर लेंगे। तो एक तरीके से एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। तो जिस तरीके से इसी चैनल पे मैंने स्पेक्ट्रम बुक की जो सीरीज थी उसको कंप्लीट किया, उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 25 मैंने डिस्कस कर रखे हैं। साथ ही साथ जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, फाइन आर्ट वाली क्लास 11th की, उसको भी मैंने डिस्कस किया है। तो ये सभी सीरीज इस अरोड़ा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो ये सिविल सर्विसेज का जो सफ़र है काफ़ी अच्छे से आप इसको तय कर पाएँ और अपने सफलता को आप छू पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर अब हम शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, एम लक्ष्मीकांत की अपडेटेड एडिशन है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिसके पास 5th एडिशन है तो उसको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ही चैप्टर जो हैं वो नए ऐड किए गए हैं, तो उसको भी मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस बुक के जो चैप्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो है, जो चैप्टर नंबर 1 है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये जो पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स वगैरह हैं, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भारतीय संविधान है, इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी यूनिक है अपने कंटेंट में और अपने स्पिरिट में। और ये जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कई ढेर सारे अलग अलग, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे विश्व में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन सभी को पढ़ने के बाद उन सभी में जो चीज़ें अच्छी थी उनको बोरो करके बनाया गया है। और इसके वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें कई ढेर सारे जो दूसरे जो देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यही एक फीचर जो है इसको दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग भी करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है हर देशों के संविधान को पढ़ने के बाद, कई देशों के संविधान को पढ़ा गया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके द्वारा, तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। अब देखिए, ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली लाइन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, जब इसको एडॉप्ट किया गया 1949 में, तो उसके बाद से इसमें कई ढेर सारे चेंजेस भी आए हैं, कई ढेर सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं इसमें। तो जैसे कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट, 44th, 73rd, 97, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, आप इसको कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइएगा। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 42nd वाला, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, 1976 में, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस जो 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कई ढेर सारे पार्ट्स को चेंज किया। लेकिन बाद में जब केशव आनंद भारती का केस आता है 1973 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट का जो पावर है, किसके लिए पावर है, कि जो आर्टिकल 368 के द्वारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो ये लोग क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये सिर्फ ये मतलब कि हमारे संविधान संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ये लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि हमारी पार्लियामेंट भी चाह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी डिफाइन नहीं किया। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं चीज़ों को बताया गया कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जिसको कि हम अपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे इसी बुक के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। और हाँ, ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अगर आपसे पूछे कि कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तो वो है आर्टिकल नंबर 368। और जो भी अमेंडमेंट है, इन अमेंडमेंट को भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो केशव आनंद भारती जी का केस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं, मतलब कि हमारे संविधान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है कि हमारा जो संविधान है ये सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। ठीक है, मतलब कि काफ़ी लेंदी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक रिटन फॉर्म में जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और दूसरा कौन सा, अनरिटन फॉर्म जैसा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटन फॉर्म में, मतलब कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। और वहीं अगर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश संविधान है, वो कैसा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि इसको लिखा गया नहीं है। तो देखिए जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी, ये जो है सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब में। क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा कम्प्रहेंसिव है, काफ़ी एलोबरेट तरीके से, काफ़ी डिटेल तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। हर एक प्रोविज़न का मेंशन लगभग इसमें किया गया है। अब देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया 1949 में शुरू में, तो इसमें टोटल कौन कौन सी चीज़ें थी, एक प्रेम्बल था, मतलब कि एक प्रस्तावना थी। टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, और कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे, और शेड्यूल्स कितने थे, 8। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना तो कौन कौन सी चीज़ें थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे, और 8 शेड्यूल थे या फिर 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें 2019 की, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक प्रियम्बल है, और आर्टिकल्स कितने हो गए, 470 आर्टिकल्स। पहले कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे, आज के डेट में 470 आर्टिकल्स हैं। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे। अब देखिए पहले जो शेड्यूल थे, जो अनुसूचियां जो थी वो कितनी थी, 8 थी, लेकिन आज के डेट में अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए जो कई ढेर सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए गए, और 1951 से ही हमारे संविधान में अमेंडमेंट करने की शुरुआत हो चुकी थी। और तब से जो है हमने क्या किया है, लगभग 20 आर्टिकल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट किया है, एक पार्ट को डिलीट किया है जो पार्ट 7 है, और उसके बाद एक और क्या किया हमने, 95 आर्टिकल्स को ऐड किया। तो क्या किया हमने, 20 आर्टिकल्स को डिलीट किया है और 95 आर्टिकल्स मतलब कि अनुच्छेदों को ऐड किया है। और क्या ऐड किया है, क्या जोड़ा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 4 पार्ट्स को जोड़ा है, जो पार्ट 6A है, जो पार्ट 9A है, जो पार्ट 9B है, और पार्ट 14 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पार्ट 7 था, ये एक्चुअली में क्या था कि पहले हमारे जो स्टेट्स थे उनको ABCD के कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो इस वजह से पार्ट 7 में पार्ट 7 को डिलीट किया गया, क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन जो था हमारे स्टेट का ABCD के प्रोविजन में, इसको भी हटा दिया गया। और देखिए 4 नए शेड्यूल्स को भी ऐड किया गया, जो शेड्यूल नंबर 9, 10, 11, 12 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आई होप।
अब देखिए कोई भी विश्व में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतने ढेर सारे आर्टिकल्स और अनुसूचियां हो, इतने शेड्यूल्स हो। अब दोस्तों क्यों जो है इतना बड़ा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, आखिर क्या कारण था? तो जो सबसे पहला कारण था वो क्या था? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मतलब क्योंकि हमारा जो देश है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि आप अगर उत्तर से भारत के दक्षिण में जाएंगे, भारत के नॉर्थ से आप साउथ में जाएं या फिर ईस्ट से वेस्ट में जाएं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश को यह भी कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करता है भारत, इंडिया। और देखिए और क्या कारण है? हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पहले भी कुछ चीज़ें रही होंगी, तो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ये खुद में बहुत ही ज़्यादा बल्कि था, काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है? काफ़ी लेंदी है। तीसरा कारण क्या है क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा बड़ा है? वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ही एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। चौथा सबसे बड़ा ये कारण है क्योंकि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो कई ढेर सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे, मतलब कि जिनको लॉ के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था, वो उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने बताया कि कौन कौन से आर्टिकल्स या कौन कौन से चीज़ों को हमको अपने संविधान में रखना चाहिए, कौन कौन से अधिकार हमको जो है अपने नागरिकों को देने चाहिए। अब देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है गवर्नेंस का, मतलब कि गवर्नमेंट को कैसे चलाना है इसी के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जो मैटर्स, मतलब कि जो चीज़ें जो कि जो आधुनिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, उन्होंने अपने आम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ऊपर छोड़ दिया था या फिर उसको जो है पॉलिटिकल कन्वेंशन के ऊपर अपना लिया गया था, उसको भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है, उसको भी लिखा है। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनको कि हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट में उसको हम पारित कर सकते थे, उसको लागू कर सकते थे, हमने उनको उन चीज़ों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। इस वजह से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गया है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमने कई ढेर सारे अलग अलग सोर्सेस के थ्रू हमने लिया है। तो यही बात यहाँ बताई गई कि जो हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया इसको कई ढेर सारे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, खासकर और सॉरी मतलब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो किया गया है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का उससे भी बोरो किया गया है। और जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वो काफ़ी प्राउड के साथ ये बात कहते थे कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमने कई ढेर सारे विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद, समझने के बाद, उसमें छानबीन करने के बाद हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात किसने कही थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कही थी। अब देखिए दोस्तों जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसा है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ऊपर आधारित है, उसी से लिया गया है। और जो फिलोसफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट और DPSP की बात करें तो इसको हमने कहाँ से लिया? अमेरिका और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट है इसको हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो DPSP है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है या फिर लिया है। अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये पॉलिटिकल पार्ट में क्या है कि जो सिद्धांत जो है कैबिनेट गवर्नमेंट का जो सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों, जो प्रिंसिपल है कैबिनेट गवर्नमेंट का, साथ ही साथ जो रिलेशन रहेगा किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में,
तो वो कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, मतलब कि ब्रिटेन के संविधान से इस चीज को हमने बोरो किया। और भी कई ढेर सारे प्रोविजंस को हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और कहाँ कहाँ के? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और भी कई ढेर सारे देशों से हमने बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कि उनके प्रोविजंस को बोरो किया है, समझा है, फिर उसको। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको आज अभी यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा। हमने दोस्तों बोरो किया वर्ड यूज तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को समझा कि क्या ये प्रोविजंस की हमारे संविधान में जरूरत है, फिर उसको अपने सोसाइटी के हिसाब से मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह दी है हमने। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर किसका था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और साथ ही साथ जो फेडरल स्कीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जुडिशियरी है, जो गवर्नर है, जो इमरजेंसी पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही साथ और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, वो सभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए हैं। और आपको ये बात देखने में काफी रोचक लगेगी कि आधे से ज्यादा जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किसके जैसे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ही तरीके से हैं। अब देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसा है? मिला जुला है। किसका मिला जुला है? रिजिडिटी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। मतलब कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, चेंज करना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्लासिफाई किया जाता है, रिटेन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। अब देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? जिसमें जो है अगर हमको अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए किसी स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती है। हम उसको ऑर्डिनरी लॉ से क्या कर सकते हैं? उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, मतलब कि जिसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है, जिसमें अमेंडमेंट करना काफी मुश्किल होता है, वो कहाँ का है? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि हम इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब मन में आए तभी बदल दें। ठीक है दोस्तों, जरूरत पड़ने पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 368 है, इसमें दो तरीके के अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। ये बात काफी अच्छे से आप यहाँ समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ प्रोविजन है उनको हम अमेंड करते हैं किससे? स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। अब देखिए, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? तो जो 2/3 मेजोरिटी को ही क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल जो मेंबर जो प्रेजेंट हैं उस समय और वोटिंग कर रहे हैं, मतलब कि जितने लोग प्रेजेंट हैं और अपना वोट डाल रहे हैं उस समय किसी भी लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो उनके कितने मेंबर की हामी होनी चाहिए या फिर सहमति होनी चाहिए? 2/3 की, 2/3 की, 2/3 की। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। और देख, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं हमारे आर्टिकल 368 में, जिनको हम अमेंड कैसे कर सकते हैं? स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि आधे से ज्यादा लोग सहमत हो जाएं, अग्री हो जाएं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ साथ कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि हम अमेंड सिंपल मेजोरिटी से ही कर सकते हैं पार्लियामेंट में, वो भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। और इसके लिए कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 368 का यूज करके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। मतलब कि कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जिसको कि हम सिंपल मेजोरिटी से ही बदल सकते हो, भी एक आम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के द्वारा, मतलब कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। अब देखिए दोस्तों,
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल सिस्टम का, लेकिन यूनिटरी बाइज्ड है। फेडरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब कि राज्यों का संघ, और यूनिटरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में कैसा है, राज्य भी है लेकिन सेंटर भी क्या, थोड़ा सेंटर को पावर कुछ ज़्यादा दी गई है। तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये एक फेडरल सिस्टम बनाता है गवर्नमेंट का। तो ये देखिए इसमें जो है जिस तरीके से और जो फेडरेशन है उसमें जिस तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी दो तरीके का गवर्नमेंट है, पावर का डिवीजन किया गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है हमारे देश में, संविधान है। हमारा संविधान वो क्या है, रिजिड भी है। हमारा जो संविधान है इसमें इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो जुडिशरी जो है उसमें उसके इंडिपेंडेंस का भी ख्याल रखा गया है। मतलब कि जो हमारा जो न्यायपालिका है इसके ऊपर कोई दबाव ना बना सके। साथ ही साथ जो हमारा जो संविधान है ये कैसा है, बाई कैमरल भी है। क्यों बाई कैमरल का मतलब, क्योंकि दो सदन है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। तो ये जो सभी जो प्रोविजंस हैं ये किसके हैं, ये सभी जो हमने बात करी ये फेडरल सिस्टम की विशेषताएं, फेडरल सिस्टम के फीचर हैं ये। तो फेडरल सिस्टम तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे यूनिटरी के बारे में। तो वही बात, जो हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कैसा नहीं कि स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसा कि यूएसए जो कि एक फेडरल स्टेट है, वहाँ पे डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि आप यूएसए का भी सिटीजनशिप लेंगे, मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका तो सिटीजनशिप आप लेंगे ही, साथ ही साथ आप जो हैं जिस स्टेट में आप रहते हैं, जैसे कि अगर आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो आपको कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप लेनी होगी। ठीक दोस्तों, और कौन से नॉन फेडरल के फीचर हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया था ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो जुडिशियल सिस्टम वो कैसा, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कहने मतलब ये है कि जो हमारे देश के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट किससे जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से। मतलब कि एक कनेक्शन बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो वही बात है कि हमारे देश में कैसा है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ये भी किसका फीचर है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का ही फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ये भी किसका फीचर है, नॉन फेडरल या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है। और जो इमरजेंसी का जो प्रोविजन डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी किसका फीचर है, नॉन फेडरल फीचर है। तो देखिए दोस्तों, एक बात आप नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड फेडरेशन है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो देखिए आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है कि हमारा जो हमारे देश के बारे में कैसे बताया गया है कि हमारा जो देश है वो कैसा है, यूनियन है। किसका, स्टेट्स का, मतलब कि राज्यों का यूनियन है। हमारा राज्यों का फेडरेशन नहीं है, क्या है, यूनियन है। ये बात याद रखिए, फेडरेशन वर्ड का यूज ना करके किसका यूज किया गया, यूनियन का यूज किया गया है। अब देखिए इससे जो हमको दो चीजें समझ में आती हैं। जो सबसे पहला ये कि जो इंडियन जो फेडरेशन है, जो भारत का जो राज्यों का जो संघ है, ये किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं कि स्टेट्स के द्वारा अग्रीमेंट किया गया है और उसी का रिजल्ट है कि सभी राज्य एक साथ मिलकर एक देश बनाएंगे। और दूसरी बात क्या, कि कोई भी स्टेट अपने मन से हमारा जो संघ है उससे अलग नहीं हो सकता। मतलब कि हमारे देश से अलग होके अपना दूसरा देश या फिर अपने राज्य को अलग नहीं कर सकता है हमारे संघ से या फिर हमारे देश से। मतलब कहने का ये कि मान लीजिए कल को जम्मू कश्मीर या फिर मान लीजिए कोई भी स्टेट पर्टिकुलर, मान लीजिए कि आप गुजरात ही है, गुजरात बोले कि मैं जो हूँ भारत के संघ से अलग होना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा प्रोविजन नहीं है। लेकिन यूएसए में ऐसी चीजें मौजूद हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वजह से जो हमारा जो भारतीय जो संविधान है इसको लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब कि अगर देखने में कैसा लगता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, लेकिन एक्चुअली में कैसा है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। जो केसी वेरे हैं वो क्या कहते हैं इसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजाई फेडरल कहते हैं। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया किसके द्वारा, मॉरिस जोन्स के द्वारा।
और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया किसके द्वारा? ग्रेनविल के द्वारा। ठीक दोस्तों, और ऑस्टिन ने कहा कि ये जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके द्वारा कहा गया है? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। ग्रेविन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और मॉरिस जॉनसन के द्वारा बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये छोटे छोटे वर्ड हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछ सकता है कि क्वाजाई फेडरल किसके द्वारा कहा गया? तो केसी वेरे के द्वारा। और फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसके द्वारा कहा गया है? आइवर जेनिंग्स के द्वारा। चलिए आगे बात करें। अब देखिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहीं अमेरिका में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, इसने किसको ऑप्ट किया, किसको अपनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं अपनाया गया है। अब ये देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के ऊपर। और किसके बीच में कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। जो हमारा जो लेजिस्लेचर है और जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और किसका प्रिंसिपल है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है ये, और इसी को हमने अपनाया है। और कहाँ से लिया इसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। अगर वही बात करें, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो रहता है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है? किस सिद्धांत के ऊपर? सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड रहता है, इन दोनों ही ऑर्गन के, जो आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं। वहां पे कोई भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कोऑपरेशन और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में। अब देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए वेस्टमिनिस्टर क्यों? क्योंकि जहां पे ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट सिचुएटेड है, उस जगह का नाम है वेस्टमिनिस्टर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बात करें। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसको और किस नाम से जाना जाता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के भी नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट गवर्नमेंट के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। सिर्फ और मतलब कहाँ पे अपनाया? सेंटर में। और कहाँ पे अपना? स्टेट में। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही जगह पे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अपनाया है। अब देखिए दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर है पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, हमारे भारत की, उसके बारे में। तो जो सबसे पहला है कि हमारे देश में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और एक रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब कि देखिए हमारे देश में जो भी काम किए जाते हैं किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे। तो जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्रेसिडेंट। लेकिन रियल में काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो करता है काम। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। और जो मेजोरिटी पार्टी रहती है वही गवर्नमेंट बनाती है, वही सत्ता में आती है। और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की, वो किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसके तरफ मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के तरफ। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो किसके तरफ होती है? प्रेसिडेंट के तरफ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए छोटे छोटे वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, मैं आपको बताते चल रहा हूं। आप इन सभी चीजों को अच्छे से सोचते हुए समझते जाइए। अब देखिए जो भी मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर में क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, या फिर मेंबर नहीं भी होते हैं तो बाद में आके उनको मेंबर बनना पड़ता है लेजिस्लेचर का। और लीडरशिप किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। और स्टेट में किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर की। और साथ ही साथ जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, वो उसका डिसोल्यूशन भी होता है, वो भंग भी हो जाता है, लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो देश का जो देश है, संविधान जो, इसमें हमने किसको अपनाया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। लेकिन जो भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये ब्रिटिश पैटर्न पे ही, अंग्रेजों के पैटर्न पे ही बेस्ड है। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उससे कुछ डिफरेंसेस भी है, इसमें कुछ अलग भी है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। वो क्या है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या है?
एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, मतलब कि जो भारत की जो पार्लियामेंट है सॉवरेन बॉडी नहीं है। क्यों? लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है? सॉवरेन बॉडी। मतलब कि ब्रिटेन में क्या है कि जो पार्लियामेंट ने अगर जो बात कह दी तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दखल नहीं दे सकता, लेकिन भारत के पार्लियामेंट में को ऐसा पावर नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए भारत के पार्लियामेंट में हम किसी एक्ट को लेके आते हैं और अगर वो एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होता, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? उसको नल एंड वाइड करार दे देगा। तो इस वजह से सॉवरेनिटी किसकी है हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन की सॉवरेनिटी है। लेकिन ब्रिटेन में किसकी सॉवरेनिटी है? पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है। तो वही बात बताइए कि जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है। अब देखिए इसी के साथ साथ जो इंडियन स्टेट है, जो भारत जो है, यहाँ पे जो हेड है हमारे रिपब्लिक का, वो कौन है? इलेक्टेड है। मतलब कि हम चुनते हैं ना अपने राष्ट्रपति को। लेकिन वहीं ब्रिटेन की बात करें तो वहां महारानी होती है, तो वो किसके बेस पे आती है? हेरिडेटरी बेस पे, मतलब कि वंश के बेस पे मोनार्की है वहां पे। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, भले ही चाहे हम इंडिया की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल। इस वजह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और किस नाम से जानते हैं? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट के भी नाम से बोलते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसके बारे में भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार को आप जरूर रखिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।